नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। वैकल्पिक विषय की इस कक्षा में हमने प्राचीन भारत से डिस्कशन को प्रारंभ किया है। इसके तहत हमने प्राचीन भारत के सिलेबस को आधार बनाकर विविध विषयों की चर्चा आपके साथ की है। वर्तमान में जो हमारा डिस्कशन है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इस पर केंद्रित है। इसके तहत पिछली क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत हमने विविध प्रकार के नगरीकरण के तत्वों को समझने के साथ ही हमने विविध अन्य विषयों की चर्चा भी आपके साथ की थी। जैसे कि हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, उपजीविका से संबंधित विविध प्रकार के आधारों की चर्चा की। साथ ही हमने इसके अंतर्गत व्यापार वाणिज्य को समझने का प्रयास किया, हमने इसके अंतर्गत धर्म को समझने का प्रयास किया और साथ ही साथ विज्ञान और तकनीकी विकास को भी समझने का प्रयास किया। आज की इस क्लास में हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अब अगर मान लीजिए विज्ञान और तकनीकी विकास पर आपसे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएं तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसमें दो प्रकार से प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन तो एकदम सिंपल सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, क्या क्वेश्चन होगा, विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में हड़प्पाई लोगों की, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हड़प्पाई लोगों की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। क्या क्वेश्चन होगा? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हड़प्पाई लोगों की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन तो आपसे यह पूछा जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो जो जो पॉइंट्स हमने आपको पिछली क्लास में बताए हैं उन सारे बिंदुओं को आप इसमें वर्णित कर देंगे। जैसा कि आप इस बात को बता सकते हैं कि किस प्रकार से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हड़प्पाई लोगों की जो उपलब्धियां हैं वह काफ़ी व्यापक रही हैं और इस प्रकार के विज्ञान और तकनीकी के जो विकास के जो उदाहरण हैं जो हमें हड़प्पा काल में देखने को मिलते हैं वह आज भी हम उसे देख सकते हैं। जैसे कि 16 के गुणकों का जो प्रयोग उन्होंने किया वह आज भी देखा जा सकता है। दशमलव पद्धति के संदर्भ में जो प्रमाण मिलते हैं वह आज भी देखे जा सकते हैं। बाइनरी सिस्टम के जो प्रमाण मिलते हैं वह आज भी देखे जा सकते हैं। मापन प्रणाली में जो स्केल के प्रमाण मिले हैं वह भी आज देखे जा सकते हैं, जिसमें फीट और क्यूबिक के आधार पर जो उन्होंने स्केलिंग का पैमाना अपनाया उसके उदाहरण। आप ईंटों के अनुपात को याद रख सकते हैं, जिसमें एक निश्चित अनुपात था, यानी ईंटों में 4:2:1 को उन्होंने फॉलो किया। ठीक, ईंटों का एक निश्चित अनुपात है। ईंटों के निश्चित अनुपात के साथ ही आप ये उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार से हम खगोल शास्त्र के संदर्भ में भी अनुमान को लगाते हैं कि संभवतः हड़प्पाई लोगों को खगोल शास्त्र का ज्ञान था, जिसके तहत मोहर पर मछली के पीछे जो 7 लकीरें हैं वो इस बात को इंगित करती हैं कि संभवतः ये सप्तऋषि हो सकते हैं। इसके अलावा तांबे और कांसे की ढलाई का ज्ञान, अधिक मजबूत धातु को बनाने का ज्ञान, लुप्त मोम तकनीक के माध्यम से मूर्ति निर्माण। ठीक, इसके अलावा सुक्कर और रोहिणी नाम के स्थान से जो पाषाण कारखाने मिले हैं वह भी इस बात को दर्शाते हैं कि उस समय पत्थर के विविध प्रकार के उपकरणों को बनाने के साथ ही पत्थर के विविध प्रकार के अन्य उपयोगों को करना भी हड़प्पाई जानते थे। कुछ चिकित्सा उपलब्धियों के बारे में भी अनुमान लगाए जाते हैं, जैसे कि शिशु नर कंकाल पर सर्जरी के साक्ष्य, प्रस्तर की मूर्तियां जो मिली हैं वह ह्यूमन एनाटॉमी के ज्ञान को बताती हैं, नगर निर्माण के माध्यम से किस प्रकार से ज्यामितीय का ज्ञान हमें प्राप्त होता है और जिस तरीके से जो नगरों का निर्माण किया गया है, ठीक है, जिस प्रकार से जो नगर निर्माण किया गया है उस नगर निर्माण में हड़प्पाई लोगों ने जिस प्रकार से साफ सफाई का ध्यान रखा, जिस प्रकार से स्वच्छता का ध्यान रखा, ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखा, स्वच्छता का ध्यान रखा, वह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक टेम्पर को दर्शाता है। किसको दिखाता है? तो साइंटिफिक टेम्पर को दिखाता है, एक प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिखाता है कि किस तरीके से अगर साफ सफाई रखेंगे तो बीमारियों का प्रसार नहीं होगा और एक लंबे समय तक शहरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। आप इस बात को जो है भारत के संविधान के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं कि
भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों में एक साइंटिफिक टेम्पर को अपनाने की बात की गई है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना होता है तो एक वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास बेहद आवश्यक है। अगर वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं होगी तो हम तर्क करने की संस्कृति के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर तर्क करने की संस्कृति के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो नवीन प्रकार के विचारों का उद्गम समाज में नहीं होगा। और अगर नवीन प्रकार के विचारों का उद्गम समाज में नहीं होगा तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो विज्ञान और तकनीक के विकास में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वह प्रश्न पूछने की होती है, वह तर्क करने की होती है। और अगर प्रश्न और तर्क करने की संस्कृति का विकास समाजों में नहीं होगा तो विज्ञान और तकनीकी विकास देखने को नहीं मिलेगा। आप बता सकते हैं कि हालांकि हमें जो है साहित्यिक साक्ष्यों से तो प्रमाण इस बात के हम नहीं पता कर पाए हैं क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन जिस प्रकार के भौतिक साक्ष्य मिलते हैं उससे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास देखा जा रहा है तो निश्चित ही हड़प्पाई लोग जो हैं इस क्षेत्र में भी आगे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप वर्णन कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रकृति चेंज हो जाता है, क्या प्रकृति चेंज हो जाएगी? तो देखिए क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि हड़प्पाई लोगों का, ठीक है, हड़प्पाई लोगों का, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पाई लोगों का दृष्टिकोण, हड़प्पाई लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, हड़प्पाई लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, इस कथन पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस कथन पर आलोचनात्मक, इस कथन पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। अगर मान लीजिए ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए कि हड़प्पाई लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, इस कथन पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? आलोचनात्मक टिप्पणी। आलोचनात्मक टिप्पणी का मतलब क्या हुआ कि मूल रूप से आपको हड़प्पाई लोगों की उपलब्धियां बतानी है। ठीक है, हड़प्पाई लोगों की आपको उपलब्धियां बतानी है। और उपलब्धियां किस क्षेत्र में बताई जाएंगी? तो भाई अब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाएंगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य तो है नहीं। ठीक है, तो हम ये तो बता नहीं सकते कि उनके वास्तव में उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था अथवा नहीं। लेकिन जो हमें भौतिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है, भौतिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो भौतिक साक्ष्य हमें थोड़ा सा इंडिकेट कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें जो है अनुमान की तरफ ले जा सकते हैं कि किस तरीके से हड़प्पाई लोगों में कुछ वैज्ञानिक ज्ञान के प्रति उत्सुकता रही होगी। ठीक है, तो इन्हीं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जो है आप हड़प्पाई लोगों की उपलब्धियों को बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप विज्ञान और तकनीक के जितने भी उदाहरण मैंने आपको बताए, ठीक है, विज्ञान और तकनीकी विकास के जो भी उदाहरण मैंने आपको बताए वो सारे के सारे उदाहरण जो हैं आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि केवल और केवल आपको उपलब्धियां बताने से ही आपका उत्तर पूर्ण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आलोचनात्मक टिप्पणी की बात कही गई है। तो आलोचनात्मक टिप्पणी में आपको कुछ इसकी सीमाएं भी बतानी होंगी, है ना, कुछ सीमाएं भी बतानी होंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य तो है नहीं, हम सीमाएं कैसे बताएं? तो आप भौतिक साक्ष्यों के आधार पर ही कुछ अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि आप इस बात को बताएंगे कि हमें जो है लंबे समय तक एक प्रकार का वैज्ञानिक विकास देखने को मिलता है हड़प्पाई लोगों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है हमें इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जो उनके विविध प्रकार के भौतिक साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि मान लीजिए उनके जो है हमें विविध प्रकार के प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमें जो है उनके विविध प्रकार के प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक, हमें जो है विविध प्रकार के मनके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमें विविध प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक, तो हमें इस प्रकार की बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे सीमा एक ये बताई जा सकती है कि हड़प्पा सभ्यता एक लंबे समय तक देखी जाने वाली सभ्यता रही। ठीक है, एक लंबे समय तक देखी जाने वाली सभ्यता रही। लेकिन इस प्रकार के भौतिक साक्ष्यों में, चाहे वो प्रस्तर उपकरण हो, चाहे वो मनके हो, चाहे वो मोहरे हो, इन सब में एक लंबे समय तक हमें जो है कोई बदलाव नजर नहीं आता है। ठीक है ना, होता है ना कि मान लीजिए कोई चीज आपने बना दी तो समय के साथ उसमें जो है बदलाव होने चाहिए, वो और अच्छी होनी चाहिए। तो पुरातत्वविदों का ये मानना है कि
एक लंबे समय तक हड़प्पाई लोगों की जो विशेषताएं हैं, चाहे वो प्रस्तर उपकरण हो, चाहे वो मनके हों, चाहे वो मोहरे हों, चाहे वो स्केल हों, चाहे वो बाट और माप हों, उन सब में हमें एक लंबे समय तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। ये इस तरफ की तरफ इशारा करता है, इस सीमा की तरफ इशारा करता है कि हो सकता है जो हड़प्पाई लोगों का जो दृष्टिकोण रहा हो वह समय के साथ जो है अनुदारवादी हो गया हो। ठीक है, उनका जो दृष्टिकोण है वह समय के साथ अनुदारवादी हो गया हो। यानी हो सकता है कि शुरुआत में जो है उन्होंने काफी सारे नवोन्वेष किए, ठीक है, इनोवेशन बहुत सारे किए, लेकिन आगे चलकर इनका दृष्टिकोण अनुदारवादी हो गया हो, जड़ता से युक्त हो गया हो, और इसकी वजह से वो समय के साथ बदलाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, बदलाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। ठीक है, बदलाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो समय के साथ खुद को नहीं बदल रहे हैं। और अगर आप समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो इससे क्या होगा? इससे आगे चलकर आपका पतन होगा। तो कई सारे विद्वान का यह भी मानना है कि हड़प्पाई लोगों की विज्ञान प्रौद्योगिकी नगर के क्षेत्र में जो प्रगति है वह काफी अच्छी है, ठीक, लेकिन उसमें एक लंबे समय तक चूंकि कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है तो वह इस प्रकार के दृष्टिकोण को दिखाता है कि संभवतः उनका दृष्टिकोण जो था वो अनुदारवादी था, यानी वो बदलाव को स्वीकार करने को इतनी जल्दी तैयार नहीं हुए। और जब हड़प्पाई लोगों का पतन देखा जाता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात की जाती है, तो यह भी एक कारक इंगित किया जाता है कि संभवतः जो है वो एक लंबे समय तक एक ही प्रकार की विज्ञान और तकनीक के साथ बने रहे, उसमें उन्होंने निरंतर प्रकार के आधार पर बदलाव नहीं किए, और चूंकि उन्होंने बदलाव नहीं किए इसलिए उसने उनके पतन में योगदान दिया। ठीक, अब ये केवल अनुमान है, आप बता नहीं सकते असलियत में। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो यह है कि आप जो है लिपि तो पढ़ नहीं पाए हैं, ना ही जो है आप साहित्यिक साक्ष्य पढ़ पाए हैं, ठीक, ना लिथिक है, ना लिपि पढ़ पाए हैं, ना मोहरे पढ़ पाए हैं। तो अब जब आप लिपि और साहित्यिक साक्ष्य नहीं पढ़ पाए हैं तो केवल और केवल जो है इसमें जो भी बात हमने करी है, जो इतिहासकार कह रहे हैं, वो केवल अनुमान के आधार पर की जा रही है, केवल एक मत है, और इसमें निश्चितता से कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, निश्चितता नहीं है। यह जो है हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे ले जाएगी, जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है, यह जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इस पे लगातार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस टॉपिक पे लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जो है जितने भी मत विविध प्रकार के इतिहासकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उनको सामने रखेंगे। ठीक है, तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, इस कथन पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। अगर आलोचनात्मक टिप्पणी करने को पूछेगा तो आप क्या करेंगे? आप उपलब्धियां बताएंगे, विज्ञान और तकनीकी विकास की उपलब्धियां, लेकिन साथ ही सीमाएं भी बताएंगे, और बताएंगे किस प्रकार से हो सकता है कि इस प्रकार से अनुदारवादी दृष्टिकोण ने उनके जो है बदलाव को स्वीकार न करने के उनके दृष्टिकोण ने उनके पतन में योगदान किया हो। ठीक है, तो हम साहित्यिक साक्ष्य तो नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन फिर भी अब चूंकि हमें पतन दिखाई दे रहा है तो पतन का कुछ तो कारण रहा ही होगा, तो हो सकता है एक कारण यह भी रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसे लिखने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर जो है कुछ महत्वपूर्ण हम मतों को समझेंगे, हम जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, और साथ ही साथ हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन को समझने के संदर्भ में आपको पहले एक से दो बातें समझनी है। पहला चीज, इसका मतलब क्या है? ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि पतन का मतलब क्या हुआ, तो पतन का मतलब क्या ये है कि हड़प्पा के लोग सारे के सारे जो वहाँ पे रहते थे, क्या वो समाप्त हो गए, ठीक, या फिर वो मर गए, ठीक, या फिर वो जो है चले गए, ठीक, क्या इस तरीके का है? क्या पतन का मतलब ये होता है कि हड़प्पा के सारे लोग जो है समाप्त हो गए? क्या सारे के सारे लोग मर गए? क्या सारे के सारे लोग कहीं चले गए? ठीक, तो क्या इसका तात्पर्य, हड़प्पा के पतन के तात्पर्य को हम क्या विनाश से लें? ठीक है, एक तो तात्पर्य यह है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब विनाश है, या फिर इसका मतलब रूप परिवर्तन है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, तो इसका मतलब क्या है?
तो आप कहेंगे कि पतन का मतलब सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि क्या हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब विनाश से है या फिर रूप परिवर्तन से है। ठीक है, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछा है। आगे हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का तात्पर्य ये नहीं है, आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात की जाती है तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का मतलब ये नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापक विनाश हो गया, हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो गई, हड़प्पा सभ्यता में निवास करने वाले लोग पूरी तरीके से मर गए। ठीक, अपितु पतन से तात्पर्य वर्तमान में एक प्रकार के रूप परिवर्तन से देखा जाता है। रूप परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि जो नगरीय तत्व थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो नगरीय तत्व थे वो समाप्त हो गए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन का मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का मतलब यह है कि हमें पूर्ण रूप से हड़प्पा का विनाश के स्थान पर रूप परिवर्तन के रूप में इसके पतन को देखने की जरूरत है। इसका एक रूप परिवर्तन रूप हमें देखने को मिलता है जिसमें हम सभ्यता के नगरीकरण के बजाय आगे चलकर सभ्यता के ग्रामीणीकरण को देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? ग्रामीणीकरण को। आगे हम देखेंगे कि हम पाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात बहुत सारी ग्रामीण सभ्यताएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारी ग्रामीण सभ्यताएं देखने को मिल रही हैं। यानी जो मूल कैरेक्टर था, मूल जो चरित्र था हड़प्पा सभ्यता का, उसका नगरीय चरित्र, उसका पतन हो गया। ठीक है, तो कोई आपसे कहे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब क्या है, तो आप ये कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन से तात्पर्य एक प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के रूप परिवर्तन से लगाया जाता है, जिसमें जो उसकी मुख्य विशेषता थी, बड़े बड़े नगर और उसका नगरीकरण, वह तत्व जो है समाप्त होता नजर आता है और हमें सभ्यता का एक प्रकार का ग्रामीणीकरण नजर आता है। ठीक है, ग्रामीणीकरण नजर आता है। इसमें जब शहर, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब शहर रहने योग्य नहीं रह गए तो लोग उनको छोड़कर चले गए। ठीक, और ग्रामीण रूप जो है हमें मुख्य रूप से देखने को मिला। इसमें जो हड़प्पा के प्रमुख जो नगरीय केंद्र थे, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, चाहे दूसरे नगर हो, वो सब जो हैं जो प्रारंभिक नगरीय केंद्र, मेच्योर फेज के महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र के रूप में दिखाई देते थे, अब वह हमें उस रूप में दिखाई नहीं देते। अब हमें दिखाई दे रहा है कि जो जनसंख्या का जो प्रवास है, ठीक है, अब हमें जो दिखाई दे रहा है कि जो जनसंख्या का प्रवास जो पहले भारतीय महाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में देखने को मिलता था, ठीक है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में देखने को मिलता था, वहां से जनसंख्या का प्रवास जो है अब पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। और हम लेटर हड़प्पा फेज में देखेंगे, उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यताओं में इसका उदाहरण देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारी ग्रामीण संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। और ये जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं वो हड़प्पा सभ्यता के पूरब की तरफ हैं, यानी वो देखने को मिलती है हमें गुजरात के क्षेत्र में। ठीक, वो देखने को मिलती है हमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक, और वो हमें देखने को मिलती हैं मुख्य रूप से जो घग्गर हाकरा का जो क्षेत्र है, ठीक है, घग्गर हाकरा का जो क्षेत्र है, उस घग्गर हाकरा क्षेत्र के पूरब की तरफ, यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र से पूरब की तरफ। ये चीज ध्यान रखेंगे, पश्चिमोत्तर क्षेत्र से पूरब की तरफ जो है अब लोग संभवतः चले गए, उन्होंने उन शहरों को छोड़ दिया जहां पे वो पहले रहते थे। और इसके चलते जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी कि बड़े बड़े नगर दिखाई दे रहे हैं, वो अब समाप्त हो गया। ठीक है, अब जो है एक प्रकार का ग्रामीणीकरण देखने को मिलता है। ठीक, यानी पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब भी हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात की जाती है तो इसे मुख्य रूप से बल दिया जाता है रूप परिवर्तन पर। और ये रूप परिवर्तन किस रूप में दिखाई दे रहा है? तो रूप परिवर्तन दिखाई दे रहा है एक प्रकार से ग्रामीणीकरण पर। किस रूप में दिखाई दे रहा है? तो एक प्रकार से ग्रामीणीकरण पर दिखाई दे रहा है। ये ग्रामीणीकरण किस तरीके से दिखाई दे रहा है? तो ये दिखाई दे रहा है कि जो पहले जो शहर दिखाई दे रहे थे, उन शहरों को लोग जो है अब संभवतः खाली करके चले गए। ठीक है, छोड़ दिया उन्होंने शहरों को। या फिर दूसरी तरीके से जो हड़प्पा के जो विशेष चिन्ह थे, मान लीजिए उनके जो स्टैंडर्ड मोहरें थी, ठीक है, मानक मोहरें थी, मान लीजिए उनके जो है मनके हुआ करते थे, मानक मोहरे, मानक मनके, अब इनका जो प्रयोग है, ठीक, इनका जो प्रयोग है वो बेहद सीमित हो गया। एक दो उदाहरण ही देखने को मिलते हैं।
तो जो व्यापक स्वरूप हमें दिखाई दे रहा था बड़े बड़े शहरों के रूप में, मानक मोहरों और मनकों के प्रयोग के रूप में, अब उनका जो प्रयोग जो है बेहद सीमित रूप में ही देखने को मिलता है। ठीक है, यानी नगरीय बस्तियां जो हैं अब हमें खाली होती दिखाई देती हैं, और जो मानक मोहरे हैं, मानक मनके हैं, या फिर आप कह सकते हैं लिपि है, ठीक, मानक मोहरे हैं, मानक मनके हैं, या फिर लिपि है, उनका प्रयोग भी बेहद सीमित रूप में दिखाई देता है, या फिर उन्हें पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाता है। ठीक, पहला पॉइंट, जब भी पतन की बात की जाएगी तो पतन में आपको यही बात देखनी है, यही बात लिखनी है कि जो मेच्योर फेज की विशेषताएं जो हमें दिखाई दे रही हैं, अब वो मेच्योर फेज की विशेषताएं उत्तर हड़प्पा काल में या फिर हड़प्पा के पतन के काल में देखने को नहीं मिलती। उसमें जो है हमें एक रूप परिवर्तन का स्वरूप देखने को मिलता है, जो सभ्यता के ग्रामीणीकरण के रूप में देखने को मिलता है। जो मेच्योर फेज में जो बड़े बड़े शहर थे उनको संभवतः छोड़ दिया गया, खाली कर दिया गया, और हड़प्पा सभ्यता की जो मानक मोहरें, जो मनके और जो लिपि थी, या तो उनका प्रयोग बेहद सीमित हो गया या उनको ऑल टुगेदर छोड़ दिया गया। ठीक, तो पहला पॉइंट तो ये है, सबसे पहला बिंदु आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर पतन का मतलब क्या है। अब यहां पे दूसरा बिंदु आएगा। दूसरा बिंदु क्या है कि पतन अगर मान लीजिए दिखाई दे रहा है तो आखिर इसका कारक क्या है। ठीक है, यानी अगला पॉइंट क्या होगा कि पतन के संभावित कारक क्या हैं। ठीक है, पतन के संभावित कारक क्या हैं, आखिर किन कारणों से पतन हुआ, कौन सा ऐसा बिंदु था जिसकी वजह से पतन हो गया। ठीक, इसमें मुख्य रूप से दो बातें कही जा सकती हैं। ठीक है, एक हो जाएगा भौतिक कारक। ठीक, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा भौतिक कारक, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा गैर भौतिक कारक। एक हो जाएगा भौतिक कारक और दूसरा हो जाएगा गैर भौतिक कारक। भौतिक कारक और गैर भौतिक कारक। भौतिक कारक में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमें दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम जो है व्याख्या करेंगे। यानी हमारे सामने जो है बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं, और हम इन पुरातात्विक साक्ष्यों को देखकर जो है कुछ व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भौतिक कारक। लेकिन आपको यह चीज ध्यान रखनी होगी कि हड़प्पा सभ्यता एक इतनी बड़ी सभ्यता थी कि केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर आप पतन की व्याख्या नहीं कर सकते। उसमें हो सकता है बहुत सारे गैर भौतिक कारक भी रहे हों। ठीक है, राजनीतिक स्थिति में मान लीजिए कोई बदलाव आ गया हो। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में मान लीजिए कोई बदलाव आ गया हो। ठीक, राजनीतिक कोई बदलाव आ गया हो, मान लीजिए कोई विचारधारात्मक बदलाव आ गया हो। ठीक, तो इसके आधार पर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, पतन हो सकता है, लेकिन ये हमें ज्यादा मालूम नहीं है ना। जैसे होता है ना कि मुगल साम्राज्य का पतन, तो औरंगजेब जो है मर गया, उसके बाद जो है उसके बाद के शासक अयोग्य थे, तो फिर मुगल साम्राज्य धीरे धीरे ढह गया। तो इसका पता चलता है हमें विविध प्रकार के साहित्यिक साक्ष्यों आदि से। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या इस प्रकार की व्यवस्था थी, क्या वो राजतंत्र था, कि वो गणतंत्र था, कि वो शहरी प्रशासन था, क्या था, हमें पता नहीं है। तो ये गैर भौतिक कारक भी एक भूमिका रही होगी पतन की, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, राजनीति की क्या भूमिका रही, विचारधारा की क्या भूमिका रही, सामाजिक तनाव की क्या भूमिका रही, या फिर कह सकते हैं कि आप धर्म की क्या भूमिका रही, इन सब के बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, तो पतन वर्तमान में जितनी भी व्याख्या की जाती है वह ज्यादातर भौतिक कारकों के आधार पर ही की जाती है। ठीक, गैर भौतिक कारकों की बात की जाती है लेकिन उस पर अनुमान ज्यादा है, उस पे लेकर जो है निश्चित रूप से कहने के लिए हमारे पास साक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो भौतिक कारकों में जो है आपको विविध कारकों को देखना है, भौतिक कारकों में आपको विविध कारकों को समझना है, और उनको जो है आपसे क्वेश्चन आपसे वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं भौतिक कारक में कुछ कारकों की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए भौतिक कारक में जो है आप बताएंगे, भौतिक कारक में जो है आप बताएंगे कि विविध कारक हैं। भौतिक कारक में क्या है, तो विविध कारक हैं। अब कौन कौन से इसमें कारक हैं, सबसे पहला जो इसमें कारक बताया जाता है वो शुरुआत में जो इतिहासकारों ने कहा वो था आर्यों का आक्रमण। ठीक है, हम जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता देखते हैं, वैदिक काल देखते हैं, तो शुरुआती जो इतिहासकार रहे उन्होंने जो है मुख्य रूप से आर्य आक्रमण की एक थ्योरी पर बल दिया, और उन्होंने इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की कि वास्तव में हड़प्पाइयों का जो पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो पतन हुआ वह आर्यों के आक्रमण के चलते हुआ। ठीक, तो शुरुआत में जो हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात की गई उसमें आर्यों के आक्रमण की बात कही गई। ठीक,
अब ये आर्य आक्रमण की बात किस किस ने की, तो दो चार लोगों का नाम आप याद रख सकते हैं। मुख्य रूप से जो है आप इसमें मॉर्टिमर व्हीलर का नाम याद रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है इनका? मॉर्टिमर व्हीलर। मॉर्टिमर व्हीलर का नाम आप ध्यान रखेंगे, जो एक पूर्व सैनिक अधिकारी हुआ करते थे। ठीक, और इन्होंने आर्यों को जो है विनाश का कारण माना। इसी के समकक्ष इसी के साथ एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम प्रसाद चंद्र। ठीक है, क्या नाम है इनका? राम प्रसाद चंद्र। तो राम प्रसाद चंद्र जो थे वह जॉन मार्शल के अधीन एक अधिकारी हुआ करते थे। इन्होंने भी जो है मुख्य रूप से आर्य आक्रमण की थ्योरी को सामने रखा। ठीक है, उन्होंने इस बात को बताया कि एक लंबे समय तक हड़प्पा सभ्यता जो है लगातार गतिशील थी, चल रही थी, लेकिन विविध प्रकार के आर्थिक सामाजिक कारकों के चलते वो धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ रही थी। मतलब इस तरीके से उन्होंने अपना जो है एक इंट्रोडक्शन बनाया कि हड़प्पा सभ्यता लंबे समय तक चल रही थी और विविध प्रकार के आर्थिक सामाजिक कारणों के चलते थोड़ी थोड़ी पतनशील थी, और आर्यों ने अंततः जो है उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ठीक है, तो मॉर्टिमर व्हीलर, राम प्रसाद चंद्र आदि जो हैं वह हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या आर्य आक्रमण के संदर्भ में करने का प्रयास करते हैं। ठीक, और उन्होंने अपने मत को पुष्ट करने के लिए, अपने मत को फॉरवर्ड करने के लिए कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों का भी उदाहरण दिया और साहित्यिक साक्ष्यों का भी उदाहरण दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि साहित्यिक साक्ष्य कहाँ से आ गए? तो इसके लिए उन्होंने आर्यों को आधार बनाया था ना, तो ऋग्वेद से उन्होंने कुछ साक्ष्यों को उठाया। ठीक है, ऋग्वेद से उन्होंने कुछ साक्ष्यों को उठाया। अब कौन कौन से उन्होंने साक्ष्य दिए भाई? तो देखिए साक्ष्य कौन कौन से दिए। सबसे पहले तो उन्होंने मोहनजोदड़ो में क्या किया? ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो है उन्होंने कुछ नर कंकाल देखे। मोहनजोदड़ो में उन्होंने लगभग 26 नर कंकाल देखे। ठीक है, और इन 26 नर कंकालों को देखकर इन्होंने यह देखा, इनका जब ऑब्जर्वेशन किया तो उसमें पैने घाव के निशान वगैरह थे उनके ऊपर, पैने घाव के निशान। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर घाव के निशान हैं, और ये घाव के जो निशान हैं वो क्या हैं? वो आक्रमण के साक्ष्य हैं। ठीक है, वो क्या हैं? तो वो आक्रमण के साक्ष्य हैं। तो पहला क्या बताया उन्होंने? मोहनजोदड़ो के 26 नरकंकालों को आधार बनाया। उनके अवलोकन के पश्चात उन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि उनकी जो मृत्यु हुई है वह पैने अस्त्रों के घावों के चलते हुई है, और पैने अस्त्रों के जो घाव हैं वो जो हैं एक प्रकार के आक्रमण के साक्ष्य को दर्शाते हैं। ठीक, तो पहला वाला साक्ष्य ये है। इसके अलावा जो है उन्होंने कब्रगाहों को आधार बनाया। कब्रगाह आदि का जो है उन्होंने क्या किया? एनालिसिस वगैरह किया। उनको आधार बनाकर, जैसे कि मान लीजिए हड़प्पा की कब्र है, हड़प्पाई कब्र। ठीक, हड़प्पाई कब्र इसे कहते हैं R37, हड़प्पाई कब्र R37। इसके अलावा उन्होंने जो है पंजाब, पाकिस्तान पंजाब के क्षेत्र में कब्रगाह एच संस्कृति, ठीक, कब्रगाह एच संस्कृति, इन्होंने जो है इसको आधार बनाया जो पंजाब के क्षेत्र में है। तो कब्रगाह एच संस्कृति को उन्होंने आधार बनाया, उसको एनालिसिस किया, और वहां पे उन्होंने ताबूत के भीतर एक कंकाल को देखा। ठीक है, ताबूत के भीतर उन्होंने एक कंकाल को देखा, ताबूत के भीतर कंकाल को देखा, और उन्होंने कहा कि यह जो है हड़प्पा काल का नहीं है, ये गैर हड़प्पाई है। ठीक है, मतलब पहला क्या है? पहला तो उन्होंने मोहनजोदड़ो के कुछ कंकालों का अध्ययन किया और ये कहा कि इनकी जो मृत्यु हुई है वह पैने घाव से हुई है, और ये जो है आक्रमण के साक्ष्य हैं। फिर उन्होंने कब्रगाहों का एनालिसिस किया, हड़प्पाई कब्र R37 और पंजाब की कब्रगाह एच संस्कृति, और उन्होंने ताबूत के भीतर कंकाल देखा और इसे कहा कि यह एक गैर हड़प्पाई है, यानी यह जो है आक्रमणकारी की लाश है। ठीक है, ये बोला। अब साहित्यिक साक्ष्य क्या बताया उन्होंने? तो साहित्यिक साक्ष्यों के तहत उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित कुछ शब्दों की व्याख्या जो है अपने पक्ष में करने की प्रयास किया। जैसे कि ऋग्वेद में उन्होंने जो कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि ऋग्वेद में जो है एक शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसे कहे हैं हरियूपिया। ठीक है, जिसे कहा गया हरियूपिया। ऋग्वेद में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम है हरियूपिया, और इसको जो है उन्होंने किससे जोड़ दिया? तो हड़प्पा से जोड़ दिया। उन्होंने कहा जो हरियूपिया जो शब्द है वो हड़प्पा का ही द्योतक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंद्र जो ऋग्वेद के एक प्रमुख देवता हैं उन्होंने जो है पुरंदर कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। और पुरंदर का मतलब क्या होता है? तो उसे कहते हैं किला भंजक, किला तोड़ने वाला या दुर्ग तोड़ने वाला, किला तोड़ने वाला या फिर दुर्ग तोड़ने वाला। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो इंद्र है,
जो पुरंदर कहा जा रहा है वो किसका किला तोड़ रहा है, किसका दुर्ग तोड़ रहा है? तो हड़प्पा वासियों के दुर्ग को ही उसने तोड़ा है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा के जो शासक वर्ग के जो लोग थे वो जो है टीले पर निवास करते थे। हमने आपको बताया था पश्चिमी टीला जो है वो किले बंद होता था, और उस किले को तोड़ने के लिए जो है इंद्र ने क्या किया, कार्य किया, और इसीलिए उसे पुरंदर कहा गया। तो इस आधार पर जो है उन्होंने इस बात को साक्ष्य करने का प्रयास किया, इस बात को जो है साबित करने का प्रयास किया कि साहित्यिक साक्ष्य भी बता रहे हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी बता रहे हैं कि वास्तव में जो पतन हुआ है किसका, तो हड़प्पा सभ्यता का, तो वह जो है आर्यों के आक्रमण के चलते ही हुआ है। ठीक है, तो ये तो इनकी बात हो गई। अब इसकी आलोचना क्या है भाई? ठीक, क्या इसे मानना है? तो आप कहेंगे कि ये सही नहीं है। ठीक है, वर्तमान में इसे नहीं माना जाता। जैसे कि शुरुआत में हुआ था ना कि मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ, इसी प्रकार से शुरुआत में इन्होंने आर्यों से जो है पतन की व्याख्या की। तो इसे पढ़ा जाता है बट स्वीकार नहीं किया जाता। अब इसमें स्वीकार ना करने के कौन कौन से साक्ष्य हैं? तो बहुत सारे जो हैं विद्वान वगैरह हैं, आपको नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छा, नहीं नाम याद रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप साक्ष्य बता सकते हैं कि किस प्रकार से इसे गलत साबित किया गया है। जैसे कि एक विद्वान है जिनका नाम है जॉन डेल्फ। ठीक, एक विद्वान है जिनका नाम है जॉन डेल्फ। इन जॉन डेल्फ ने क्या किया कि ये जो 26 नरकंकाल हुआ करते थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि इनकी मृत्यु घाव लगने से हुई है और इनका जो है आक्रमण किया गया, फिर ये मर गए। तो इनका जब 26 नरकंकालों का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि 26 नरकंकाल की जो एक सामूहिक हत्या की बात कही जाती है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये किसी एक काल के नहीं है। ठीक है, किसी एक काल के नहीं है, यानी इनकी मृत्यु हुई है किसी एक काल के नहीं है, बात तो ठीक है, इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन ये एक साथ नहीं मरे। कोई कभी मरा, कोई कभी मरा, कोई कभी मरा, ये सब अलग अलग काल में मरे हैं। और ये कब्रगाह था तो यहाँ पे कंकाल इस तरीके के मिल गए, लेकिन ये किसी एक काल के नहीं है। यानी आपको ये बताना है कि जो 26 नरकंकाल जो मरने की बात कही जा रही है वो वास्तव में एक साथ नहीं मरे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो है हजारों लाखों लोग रहते थे, तो लोग तो मरते ही होंगे, तो नरकंकाल मिलना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन अगर एक काल क्यों नहीं है तो किस तरीके से जो है आक्रमण की बात कही जा सकती है? ठीक, इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए इनके ऊपर घाव मिलता है, ठीक है, अगर मान लीजिए इनके ऊपर घाव मिला है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि घाव करने वाले जो हैं वो आर्य थे? ठीक है, क्या आपके पास इस प्रकार का कोई साक्ष्य है? तो इसका कोई साक्ष्य आपके पास नहीं है। ठीक है, आपने केवल अनुमान लगा दिया कि 26 नरकांगाल हैं वो सब एक साथ हैं, तो ये सब एक साथ मरे होंगे, मारने वाले कौन हैं? तो आर्य हैं। ठीक, तो जॉन डेल्फ क्या कह रहे हैं कि 26 नरकंकाल आपने जो कहे वो किसी एक काल के नहीं है, इनका संबंध अलग अलग काल से है, और घाव करने वाले इनके आर्य थे, इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा बाद में जब उनका डीएनए वगैरह एनालिसिस किया गया तो उससे भी जो है साबित नहीं हुआ। ठीक है, डीएनए से भी ये साबित नहीं हुआ कि वास्तव में जो है इनकी मृत्यु इस प्रकार से देखी गई थी कि सामूहिक हत्या के रूप में इनको मारा गया। ठीक है, तो इससे भी सिद्ध नहीं हुआ। इसके अलावा बात रही साहित्यिक साक्ष्य की कि क्या ऋग्वेद में इस तरीके से बात कही जा सकती है? तो ऋग्वेद के बारे में तो है, जब हमने स्रोत के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था, सोर्सेज वाले चैप्टर हमने इस बात पे चर्चा की थी कि जो वैदिक साहित्य है मुख्य रूप से ऋग्वेद वगैरह, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ऋग्वेद वगैरह जो हैं वह श्रुति साहित्य के रूप में विकसित हुए हैं, और श्रुति साहित्य एक ऐसा साहित्य है जब उसको आप कह सकते हैं कंपोज किया गया, जब उसको बनाया गया, लिखा गया, या सॉरी उसे कहा जाएगा रचित किया गया, तो उसको रचित करने का काल और उसको लिखने का काल सामान्य नहीं है। ठीक है, जब उसको रचित किया गया, कंपोज किया गया, उसी समय उसको रिटन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक आर्य थे उनको जो है लिपि का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने उसको क्या कर लिया, रचित तो किया, ठीक है, कंपोज तो कर लिया, लेकिन उसको लिखित रूप नहीं दिया। ठीक है, रिटन फॉर्म में उसे नहीं लाए। वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी चलता रहा। यानी ऋग्वेद के बारे में आप ये कहेंगे कि ये एक काल की कृति नहीं है। ठीक है, ये किसी एक काल की कृति नहीं है। ठीक, दूसरी बात क्या है कि इसके बारे में माना जाता है कि 11वीं 12वीं शताब्दी में अंतिम रूप से लिखी गई। ठीक, 11वीं 12वीं शताब्दी में से अंतिम रूप से लिखा गया, या फिर गुप्त काल के बाद इसके में कुछ बातें हुई, और समय के साथ जो है इसको क्या किया गया कि इसमें विविध प्रकार के छेपक, ठीक है,
विविध प्रकार के छेपक इसमें जुड़ते गए। ठीक है, छेपक पे हमने बात की थी कि जो लिखने वाला था उसने अपनी तरफ से कुछ बातों को जोड़ दिया, और इस बारे में माना जा सकता है कि हरियूपिया भी हो सकता है संभवतः, हरियूपिया भी जो है संभवतः एक प्रकार का छेपक हो। क्या हो? हरियूपिया भी संभवतः एक प्रकार का छेपक हो। तो ऋग्वेद की बात को आधार बनाकर, ठीक है, ऋग्वेद की बात को आधार बनाकर जो है आप पूरी तरीके से ये साबित नहीं कर सकते कि वास्तव में जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन देखा गया वह आर्य आक्रमण के चलते देखा गया। ठीक है, तो पहली पॉइंट में आप क्या कहेंगे? पहले पॉइंट में आप कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में जो आर्य आक्रमण की थ्योरी की बात की जाती है उसकी आलोचना कई आधारों पर की जाती है। जैसे कि मॉर्टिमर व्हीलर ने सभ्यता के पतन की जो व्याख्या आर्य आक्रमण के आधार पर की है उसमें उन्होंने अपने मत के पक्ष में कुछ पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण जुटाए हैं। ठीक है, पुरातात्विक प्रमाण के रूप में मोहनजोदड़ो से प्राप्त 26 नरकंकालों की बात करते हैं, पंजाब के क्षेत्र से प्राप्त कब्रिस्तान एच संस्कृति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से साहित्यिक साक्ष्य के रूप में उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित जो हरियूपिया है उसको उन्होंने हड़प्पा से जोड़ा। पुरंदर इंद्र को जो है उन्होंने दुर्ग तोड़ने वाला बताया, किंतु उनके द्वारा जो प्रस्तुत किए गए प्रमाण हैं वो या तो अपर्याप्त हैं या फिर संदिग्ध हैं। ठीक, इसलिए आर्य आक्रमण के आधार पर पतन की व्याख्या को नहीं कहा जा सकता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो जब आर्य आक्रमण की थ्योरी जो है वह सही साबित नहीं हुई तो फिर उसके बाद पतन से संबंधित जो बहस है वह किसकी तरफ मुड़ गई? तो पर्यावरणीय कारकों की तरफ मुड़ गई। किसकी तरफ मुड़ गई? तो पर्यावरणीय कारकों की तरफ मुड़ गई। पर्यावरणीय कारकों में क्या है? तो पर्यावरणीय कारकों में इस बात पर बल दिया गया कि हो सकता है कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके जो नगर थे वो नदियों के किनारे थे, तो नदियों से आने वाली बाढ़ के चलते हो सकता है उसका क्या हुआ हो? विनाश हुआ हो। ठीक, तो पर्यावरणीय कारकों में बाढ़ की बात की जाने लगी कि बाढ़ से जो है हो सकता है इसका विनाश हुआ हो। ठीक, जैसे कि एक विद्वान थे जिनका नाम था एस आर राव। एस आर राव ने लोथल, ठीक है, लोथल और भगत राव, लोथल और भगत राव, लोथल और भगत राव को उन्होंने अध्ययन किया और बाढ़ के प्रमाणों को जुटाया। ठीक है, लोथल और भगत राव का अध्ययन किया और बाढ़ के प्रमाणों को जुटाया। इसी प्रकार से जो मार्शल थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, मार्शल ने इस बात को साबित करने का प्रयास किया कि जो मोहनजोदड़ो था, ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो पतन है वह कम से कम नहीं तो 7 बार देखा गया है, 7 बार वो बाढ़ से डूबा और उबरा। ठीक, तो पर्यावरणीय कारक में जब बात की जाने लगी तो ये कहा जाने लगा कि बाढ़ से हो सकता है इसका विनाश हुआ हो। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अगर बाढ़ से विनाश हुआ था तो ये किस प्रकार की बाढ़ थी? क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे अगर रह रहा है कोई आदमी तो उसे तो पता होगा कि बाढ़ हर साल आनी है, और मोहनजोदड़ो ने भी कई बार बाढ़ का सामना किया था, है ना? कहा ना मार्शल ने कि 7 बार मोहनजोदड़ो को बाढ़ का सामना करना पड़ा। तो अगर बाढ़ आ रही है तो क्या पूरी की पूरी सभ्यता इससे नष्ट हो जाएगी? इस संबंध में किस तरीके से आप कहेंगे? तो बहुत सारे विद्वान जो है इस पे कुछ साक्ष्य लेके आए, जैसे कि एम आर सहानी करके एक व्यक्ति थे। ठीक है, एम आर सहानी करके एक व्यक्ति थे, एक राइक्स करके एक व्यक्ति थे। उन्होंने जो है बाढ़ के बारे में इस तरीके से व्याख्या की कि जो बाढ़ आप वास्तव में देखते हैं वो कोई साधारण बाढ़ नहीं थी। ठीक है, जो बाढ़ थी वो साधारण बाढ़ नहीं थी। क्यों? क्योंकि बाढ़ तो हर साल आती थी। हड़प्पा वासी जो नदी के किनारे रह रहा है उसे तो पता है नदी में बाढ़ आएगी, तो आखिर बाढ़ से कैसे डूब गए वो? तो जो नदी के किनारे रहने वाला है उसे तो पता है कि बाढ़ आ रही है। तो एम आर सहानी और राइस कह रहे हैं कि आने वाली बाढ़ साधारण बाढ़ नहीं थी, ये एक प्रकार का जल उत्प्लावन था। ठीक है, क्या था? एक प्रकार का जल उत्प्लावन, मतलब इतनी बड़ी बाढ़ जो है उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। ठीक है, और उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की कि पानी जो है वहां पे रुक गया, रुके पानी का उन्होंने साक्ष्य दिया। जैसे बाढ़ आती है ना तो पानी आया और फिर चला गया, इस तरीके से पानी आया और चला गया। लेकिन उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि पानी आया और रुक गया, पानी आया और रुक गया। इससे बहुत लंबे समय तक जो है शहरों में पानी बना रहा, इससे जो है रुका हुआ पानी काफी लंबे समय तक बना रहा जो वापस नहीं गया। और इससे हुआ क्या कि वो सभ्यता जो बाढ़ की हैबिचुअल थी, जो सभ्यता हर साल बाढ़ को देखा करती थी या फिर बाढ़ जो है उसे पता था आएगी, जिसने इतना बड़ा जल उत्प्लावन जब देखा
और वो पानी जो है आने के बाद वापस नहीं गया, तो उससे जो है सभ्यता का पतन हो गया। ठीक। तो आर्य आक्रमण की थ्योरी को काटने के बाद, आर्य आक्रमण की थ्योरी के खत्म होने के बाद आगे जो हड़प्पा सभ्यता के जो पतन की व्याख्या है वह पर्यावरणीय कारकों पे की जाने लगी, जिसमें एस आर राव ने लोथल और भगत राव आदि के क्षेत्रों में बाढ़ के प्रमाणों को जुटाया। मोहनजोदड़ो आदि ने भी जो मोहनजोदड़ो में भी आदि जो क्षेत्र हैं वहां पे मार्शल ने बाढ़ के प्रमाणों की बात की, और M R साहनी और राइक जैसे जो विद्वान हैं वो ऐसे बाढ़ की बात कर रहे हैं जो साधारण बाढ़ नहीं थी, अपितु एक प्रकार का जल प्लावन था। ठीक। वहां पे पानी जो है बहुत लंबे समय तक रुका रहा, और इसके चलते क्या हुआ कि अंततः सभ्यता का पतन हो गया। ठीक। फिर उसके बाद जो है उन्होंने इसके संबंध में कुछ साक्ष्य देने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह जो जल उत्प्लावन देखा गया, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो जल उत्प्लावन देखा जा रहा है वह जो जल उत्प्लावन है वो एक प्रकार का टेक्टोनिकल चेंज था, विवर्तनिक क्रिया। ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो जल उत्प्लावन हुआ है वो एक प्रकार की विवर्तनिक क्रिया का परिणाम है। टेक्टोनिकल चेंज होता है ना, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि प्लेटें आपस में टकराई, प्लेटें एक दूसरे से दूर दूर गईं, प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं, तो इससे क्या हुआ कि नदियां जो हैं वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, धरातल जो है उससे उस प्रकार से प्रभावित हुआ कि एक धरातल का भाग ऊपर उठ गया, एक धरातल का भाग नीचे उठ गया, नीचे चला गया, और इससे हुआ क्या कि जो जल था उसमें व्यापक रूप से जो है बदलाव देखे गए। ठीक। इससे वो कहने की कोशिश करते हैं कि जो सिंधु नदी का जो जल था वो किसकी तरफ मुड़ गया, तो मोहनजोदड़ो की तरफ मुड़ गया। सिंधु का जो जल था वो मोहनजोदड़ो की तरफ मुड़ गया, और इससे हुआ क्या कि धरातल जो है इस प्रकार से आगे पीछे हुआ, धरातल जो है इस प्रकार से ऊपर नीचे हुआ कि जल जो है वहीं पे ठहर गया। ठीक है। जल जो है वहीं पे ठहर गया और वापस नहीं जा सका। ठीक। तो M R साहनी, राइक्स वगैरह जो हैं बाढ़ के साक्ष्य के बारे में इस तरीके से कहते हैं कि वह एक प्रकार का जल उत्प्लावन था। ठीक। वहां पे जो है विवर्तनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो है सिंधु नदी का जल मोहनजोदड़ो की तरफ मुड़ गया, और इस प्रकार से विवर्तनिक क्रिया देखी गई कि वह जल वहां से जाने की बजाय वहीं पे ठहर गया। ठीक है। वह जो है वहीं पे रुक गया। ठीक। तो इस तरीके से बाढ़ के बारे में बात की जाती है, जल प्लावन के बारे में बात की जाती है। फिर उसके बाद इसमें कुछ और भी पता है, जैसे कि एक थे H.T. लैम्ब्रिक। क्या नाम है इनका? H.T. लैम्ब्रिक। H.T. लैम्ब्रिक ने जो है इसकी आलोचना कुछ आधार पर करने की प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि अगर बाढ़ आ रही है, ठीक है, और उसमें जो है किसी प्रकार का जल उत्प्लावन देखा जा रहा है, ठीक है, जल उत्प्लावन अगर मान लीजिए देखा जा रहा है, पानी अगर मान लीजिए बहा, आगे बढ़ा, ठीक है, पानी जो है अपने आगे बढ़ा, तो वह रुक नहीं सकता है। ठीक है। उनका ये मत ये था कि जल जो है वो एक प्रकार की गतिमान अवस्था में रहने वाला वस्तु है। ठीक। और अगर उसके समक्ष किसी प्रकार का कोई कृत्रिम अपरोध वगैरह, कोई कृत्रिम अवरोध वगैरह उत्पन्न होता भी है तो जल जो है अपना नया मार्ग बना सकता था। ठीक है। वो कहीं और से निकल जाता, ठीक है, अपने दूसरे मार्ग से निकल जाता। ठीक। जल में खुद ही इतनी शक्ति होती है कि वह खुद ही बह जाता। तो केवल और केवल आप ये कह रहे हैं कि जल उत्प्लावन से किसी सभ्यता का पतन हो गया, जल उत्प्लावन से जो है विवर्तनिक क्रियाएं जो देखी गई, उससे जो जल उत्प्लावन देखा गया उससे जो है जल वहीं पे ठहर गया और उसने सभ्यता का पतन कर दिया, आप उसे सही नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अगर जल के समक्ष कोई कृत्रिम अपरोध, ठीक है, कोई आप कह सकते हैं अवरोध उत्पन्न भी होता है तो जल अपना नया मार्ग निर्मित कर सकता था और वह जो है आगे जा सकता था। इसलिए H.T. लैम्ब्रिक जो है वह बाढ़ की थ्योरी में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है, विवर्तनिक क्रिया वगैरह आई होगी तो नदियों का मार्ग परिवर्तन हो सका होगा। ठीक है। नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया होगा। नदियों का मार्ग परिवर्तन जो है कारक माना जा सकता है कि नदियों का मार्ग परिवर्तन आ गया, लेकिन नदियों के मार्ग परिवर्तन से क्या हुआ कि सूखा जो पड़ा, ठीक है, वो बाढ़ की वजह सूखे पे ज्यादा बल दे रहे हैं। नदियों के मार्ग परिवर्तन के चलते जो सूख गया, जो सूखा देखा गया, विशेष रूप से घग्गर वगैरह नदियां, ठीक है, जो हमारी सरस्वती नदी वगैरह है, उस सरस्वती नदी का विलुप्तीकरण भी इसमें एक कारक हो सकता है। घग्गर नदी का सूखना या फिर सरस्वती नदी का मार्ग परिवर्तन वगैरह भी जो है इसमें एक कारक हो सकता है। ठीक है।
तो एच.टी. लैम्ब्रेक बाढ़ और जल प्लावन के तर्क को बहुत ज्यादा सही नहीं मानते। वो जल में कृत्रिम अवरोध के उत्पन्न होने की स्थिति में वो ये मानते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई कृत्रिम अवरोध उत्पन्न हो गया होता तो जल अपना नया मार्ग निर्मित कर सकता था। इसलिए उनके विचार में सभ्यता के पतन का मुख्य कारक है नदियों का मार्ग परिवर्तन और घग्गर नदी का सूख जाना और घग्गर नदी का सूख जाना। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से कहेंगे। उन्होंने माना कि घग्गर नदी में जो है व्यापक परिणाम देखे गए और इसमें जो पहले क्या हुआ करता था, उनका ये मानना था कि पहले यमुना, ठीक है, पहले यमुना और सतलज, यमुना और सतलज जो है वह इस नदी की सहायक हुआ करती थी। ठीक है, इसकी जो है सहायक हुआ करती थी, घग्गर की सहायक हुआ करती थी और दोनों ने क्या कर दिया, अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, अपना जो है मार्ग चेंज कर लिया। इससे घग्गर नदी को जो पानी मिला करता था यमुना और सतलज के माध्यम से, ठीक, वह जो है बंद हो गया और इससे अंततः क्या हुआ कि घग्गर जो है सूख गई। घग्गर क्या हो गई, सूख गई, घग्गर जो है सूख गई और घग्गर के सूखने से सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई, सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो देखिए कहां से कहानी शुरू हुई है। सबसे पहले मैंने आपको बताया पतन का मतलब क्या है। तो पतन का मतलब एक प्रकार का रूप परिवर्तन है जिसमें सभ्यता के नगरीय तत्व देखने को नहीं मिलते हैं। सभ्यता के नगरीय तत्व की बजाय एक प्रकार का ग्रामीणीकरण देखने को मिलता है। जो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं हैं अब वो दिखाई नहीं देती, बड़े बड़े शहर नहीं दिखते। अब जो है मानक, जो स्टैंडर्डाइज जो मोहरें थी, जो मनकें थी, जो लिपि थी, वो दिखाई नहीं देती। अब इसका कारक ये हो सकता है कि या तो लोगों ने शहरों को छोड़ दिया या दूसरे प्रकार के कारकों के चलते विनाश देखा गया या कहेंगे पतन देखा गया। अब ये कारक कौन से हैं, तो ये कारक दो हो सकते हैं, भौतिक कारक और गैर भौतिक कारक। भौतिक कारकों में विविध प्रकार के कारक हैं। गैर भौतिक कारक में संभवतः राजनीतिक संरचना में परिवर्तन या फिर विचारधारा में परिवर्तन, धार्मिक या फिर सामाजिक परिवर्तन आदि की व्याख्या हो सकती है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य या फिर लिपि के पढ़े जाने के चलते उसकी बहुत ज्यादा व्याख्या हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसका ज्यादा पता नहीं है। तो ज्यादातर जो है भौतिक कारकों के आधार पर ही जो है पतन की व्याख्या की जाती है। भौतिक कारकों में सबसे पहले आर्य आक्रमण की बात की गई और साबित करने का प्रयास किया गया कि आर्यों ने जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन कर दिया, लेकिन इसको वर्तमान में माना नहीं जाता है। फिर उसके बाद जो आप कह सकते हैं जो पूरा जो डिबेट था वह आ गया हमारे एक तरीके से पर्यावरणीय कारकों पे। पर्यावरणीय कारकों में सबसे पहले कुछ विद्वानों ने कहा कि बाढ़ से पतन हुआ है। अब फिर आगे चलकर बाढ़ में इस बात को जोड़ दिया गया कि विवर्तनिक प्रक्रियाओं के चलते जो है इतनी व्यापक रूप में जल उत्प्लावन देखा गया कि जल वहीं पर ठहर गया और इसने सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन फिर बाद में जो है कुछ और विद्वान आए, उन विद्वानों ने कहा कि नदी जो है वह अपना मार्ग परिवर्तन की है और मार्ग परिवर्तन करने से, ठीक है, मार्ग परिवर्तन करने से जो घग्गर नदी को जो जल प्राप्त होता था वह जो है उसे प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसके किनारे बसे हुए जो शहर थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कुछ बातें कही जाती हैं। इसके अलावा जो है कुछ और पर्यावरणीय कारक भी जो आप बता सकते हैं। ठीक, जैसे कि हाल के दशकों में पर्यावरणीय कारकों में, ठीक है, पर्यावरणीय कारकों में, पर्यावरणीय कारकों में आप जो है कुछ और भी इसमें तर्क दे सकते हैं। जैसे कि एक विद्वान है, ठीक है, एक वनस्पति शास्त्री हैं जिनका नाम है गुरदीप सिंह। ठीक है, एक वनस्पति शास्त्री हैं जिनका नाम है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह नाम के जो वनस्पति शास्त्री हैं उन्होंने राजस्थान के क्षेत्र में मुख्य रूप से जो सांभर झील का क्षेत्र है, ठीक, जो डिडवाना का क्षेत्र है, सांभर का क्षेत्र है, डिडवाना का क्षेत्र है और जो पुष्कर झील का क्षेत्र है, सांभर, डिडवाना और जो पुष्कर झील का क्षेत्र है, वहां पे जो है कुछ परागकणों का अध्ययन किया। ठीक, कुछ परागकणों का उन्होंने अध्ययन किया और परागकणों के अध्ययन के आधार पर जो है उन्होंने इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया कि सभ्यता के पतन का कारण जो है वह वर्षा थी। ठीक है, 1800 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने इस बात को साबित करने का प्रयास किया कि उस समय जो वर्षा की जो मात्रा थी, ठीक है, वो अत्यधिक कम हो गई थी। तो पर्यावरणीय कारकों में आप ये ध्यान रखेंगे, गुरदीप सिंह नाम के वनस्पति शास्त्री ने राजस्थान में सांभर, डिडवाना, पुष्कर झील से लिए गए कुछ परागकणों का अध्ययन करके यह स्थापित करने का प्रयास किया कि लगभग 1800 ईसा पूर्व के काल में इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा जो है अत्यधिक कम हो गई थी, जिसने आगे चलकर इस पूरी सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। ठीक, तो
आप गुरदीप सिंह का फैक्टर याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इतिहासकार हैं, जैसे कि एक है फेयर सर्विस, ठीक है, फेयर सर्विस। फेयर सर्विस ने भी इसमें कुछ बात कही। मुख्य रूप से उन्होंने जो है पारिस्थितिकी या संतुलन, पारिस्थितिकी या संतुलन, ठीक है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ठीक है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, पारिस्थितिकी या संतुलन के आधार पर जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात कही। ठीक, उन्होंने इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया कि हड़प्पा के लोगों ने क्या किया था कि उन्होंने जो है संसाधनों का अपना व्यापक दोहन किया। हड़प्पा लोगों का जो है उनका जो संसाधनों का इस्तेमाल करने का तरीका था वो सही नहीं था, और पारिस्थितिकी या संतुलन के चलते, संसाधनों के व्यापक दोहन के चलते जो है अब सभ्यता अपनी जो व्यापक जनसंख्या थी उसको बनाए रखने में सफल नहीं हुई, और इसी वजह से जो है उसका पतन हो गया। ठीक, इसके अलावा कुछ व्यापारिक कारकों की बात की जाती है, जैसे कि एक इतिहासकार है जिनका नाम है श्रीन रत्नाकर, ठीक है, एक इतिहासकार है जिनका नाम है श्रीन रत्नाकर। तो श्रीन रत्नाकर जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो है व्यापार के पक्ष पर बल दिया है। मुख्य रूप से वो पतन के कारक को मानती हैं कि जो मेसोपोटामिया का जो व्यापार है, ठीक है, मेसोपोटामिया का जो व्यापार है उसका पतन हुआ, मेसोपोटामिया के व्यापार का पतन हुआ। मुख्य रूप से इसमें जो लापिस लाजुली का जो ट्रेड होता था, लापिस लाजुली का जो व्यापार होता था वो व्यापार समाप्त हो गया, ठीक है, वो व्यापार जो है टूट गया, खत्म हो गया, और इस प्रकार के व्यापार के पतन होने से जो है सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो श्रीन रत्नाकर इतिहासकार किस पे बल देती हैं, तो मेसोपोटामियाई व्यापार के पतन पर बल देती हैं। ठीक, हालांकि इसकी आलोचना की गई है, मैंने आपको व्यापार में ही बताया था, शायद आपको याद होगा। मुख्य रूप से डी के चक्रवर्ती करके एक इतिहासकार हैं, उन्होंने जो है इसकी व्याख्या, उनका खंडन, आलोचना करने का प्रयास किया है। अब वो आलोचना में क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि भाई आप अगर व्यापार की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो आप व्यापार के बारे में कुछ आंकड़े लेके आइए। क्या आपके पास आंकड़े हैं? तो व्यापार के आंकड़े तो आपके पास नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई भी आंकड़ा नहीं है कि आप जो है आंकड़ों के आधार पर स्थापित कर दें कि भाई व्यापार के चलते जो है इस प्रकार का पतन देखा गया। ठीक, इसके अलावा दूसरी बात वो कह रहे हैं कि व्यापार जो है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि व्यापार जो है वो कारण भी है और परिणाम भी है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि नगर है तो नगर से व्यापार को बढ़ावा मिला, व्यापार से नगरीकरण को बढ़ावा मिला। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद व्यापार का पतन हुआ, या फिर व्यापार का पतन हुआ तब नगरों का पतन हुआ। दोनों में अंतर संबंध किस प्रकार का है, या आप साक्ष्यों के अभाव में स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। जब मैंने व्यापार वाणिज्य पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि नगरों में जो है गैर कृषि समुदाय के लोग रह रहे हैं और उनको विविध प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है, इसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं, और अगर वो डिमांड करेंगे तो उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे व्यापारी लोग आगे आएंगे, तो इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जैसे जैसे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा वैसे वैसे और नगरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। डिमांड चीजें पूरी हो रही हैं तो लोग और क्षेत्रों में रहना शुरू करेंगे, और ज्यादा जो है उसमें अधिशेष देखा जाएगा। तो व्यापार एक ऐसी चीज होती है जो नगरीकरण का कारण भी होती है और परिणाम भी होती है। अब इसको आप पतन में लगा दीजिए, तो भाई व्यापार का पतन हो गया, इससे नगरों का पतन हुआ, या फिर नगरों का पतन हो गया तो इससे व्यापार का पतन हुआ। क्या वास्तव में जो है दोनों के बीच के अंतर संबंध को स्थापित किया जा सकता है? तो डी के चक्रवर्ती कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई व्यापार का आंकड़ा ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि व्यापार का पतन जो है वह सभ्यता का पतन था? क्या पता इसका उल्टा हुआ हो, सभ्यता का पतन हो गया तो व्यापार समाप्त हो गया। तो दोनों बातें हो सकती हैं, तो इसे निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको ये चीज बताया था, पहले ही बताया था कि जो विदेशी व्यापार की जब बात की जाती है, ठीक है, जो विदेशी व्यापार की बात की जाती है तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि विदेशी व्यापार की तुलना में, ठीक है, विदेशी व्यापार की तुलना में जो भारत का आंतरिक व्यापार है, इंटरनल ट्रेड, वो जो है ज्यादा बड़ा था। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पाई लोगों के का जो विदेशी व्यापार के जो वॉल्यूम था, ठीक है, आंकड़े भले ही नहीं है हमारे पास, लेकिन विदेशी व्यापार का जो वॉल्यूम था वह आंतरिक व्यापार की तुलना में ज्यादा नहीं था। ज्यादा ट्रेड कहाँ चल रहा है? आंतरिक आधार पे चल रहा है। इतने बड़े क्षेत्र में जो है हड़प्पा सभ्यता थी, वो खुद में ही ट्रेड करके जो है अपने आप को प्रॉस्पेरस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंतरिक व्यापार ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है,
आंतरिक व्यापार जो है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है और संसाधनों के मामले में भारतीय उपमहाद्वीप ज्यादा संपन्न है। तो आप केवल और केवल लापिस लाजुरी या मेसोपोटामिया से व्यापार या विदेशी व्यापार को आधार बनाकर पूरे हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो इसे नहीं मानते। ठीक, इसके संदर्भ में डी के चक्रवर्ती जो है कुछ और भी बात कहते हैं, वह भी आप बता सकते हैं कि डी के चक्रवर्ती किस प्रकार से पतन की व्याख्या करते हैं। ठीक, वो ये कह रहे हैं कि हम मुख्य रूप से जो पश्चिमोत्तर है, जो पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र है, उस पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र से सभ्यता का विस्तार कहाँ देख रहे हैं? तो हम दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, हम जो है पूरब की तरफ देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था दक्षिण की तरफ मुख्य रूप से जो है गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में लोग जो है जाने लगे। गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है हम बहुत प्रकार की ग्रामीण सभ्यताएं देखते हैं। पूरब की तरफ मुख्य रूप से मैंने आपको बताया यूपी वगैरह के क्षेत्र में हम बहुत सारी ग्रामीण सभ्यताएं देखते हैं। तो चक्रवर्ती कह रहे हैं कि हम जब हड़प्पा का पतन का काल देखते हैं तो हम दक्षिण और पूरब की तरफ सभ्यताओं का विकास देखते हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र की तुलना में। ठीक है, यानी लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, लोग जो हैं अब जो उनका मूल क्षेत्र था, जो हड़प्पा का जो पश्चिमोत्तर का क्षेत्र था, उस मूल क्षेत्र से कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं? तो पूरब की तरफ। कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं? तो वह जो है पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। और पूरब की तरफ बढ़ने से क्या हुआ कि जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र का जो आधार था, ठीक है, मूल क्षेत्र का जो आधार था, जो लोग थे, जो संसाधन थे, अब वो आधार कमजोर पड़ने लगा। ठीक, और इससे हुआ क्या कि धीरे धीरे जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र की जो आप कह सकते हैं एक प्रकार की विशेषता थी कि वहां पे लोग रह रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े नगर हैं, वहां पे जो है बड़ी बड़ी डिमांड है, वो समाप्त होने लगी। इससे हुआ क्या कि पूरब की तरफ अगर मान लीजिए विस्तार हो रहा है, ठीक, उनका मानना है कि अगर मान लीजिए पूरब की ओर विस्तार हो रहा है तो पूरब का जो क्षेत्र क्या है, पूरब का क्षेत्र एक प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र है। पूरब का क्षेत्र जो है वो एक प्रकार का अविकसित क्षेत्र है। पूरब का क्षेत्र एक प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र है, एक प्रकार का अविकसित क्षेत्र है। तो डी के चक्रवर्ती कह रहे हैं कि जो सभ्यता पूरब की तरफ गई, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है जैसे जैसे पूरब की तरफ जैसे गए, जैसे जैसे जो है वो दक्षिण और पूरब की तरफ विस्तारित होते रहे, वैसे वैसे जो है वो एक प्रकार से अविकसित समाज की तरफ जाते गए। ठीक है, एक प्रकार से वो अविकसित समाज की तरफ जाते गए और इस अविकसित समाज की तरफ जाने से ही उनका पतन हुआ। ठीक है, जो पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र था वह जो है विकसित क्षेत्र था, वह नगर का क्षेत्र था, वह विदेशी व्यापार का क्षेत्र था। लेकिन धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता ने अपना विस्तार करना शुरू किया। हड़प्पा सभ्यता विस्तार के क्रम में दक्षिण की तरफ, पूरब की तरफ जाती गई और दक्षिण और पूरब की तरफ जाते जाते वह एक तरीके से ग्रामीणीकरण की तरफ जाती गई और ग्रामीणीकरण से जाने के चलते अंततः क्या हुआ कि उसका पतन हो गया। इससे आगे चलकर हम क्या देखते हैं कि वास्तव में जो उसका मूल क्षेत्र था वह जो है डाउन हो गया। जो ग्रामीण समाज है, ठीक है, जो ग्रामीण समाज है, उस ग्रामीण समाज का उत्थान देखा गया, उस ग्रामीण समाज का उत्थान देखा गया। और इस रूप में जो है, इस रूप में जो है आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि इस रूप में आगे चलकर हम नगरीकरण के पतन को देखते हैं। ठीक है, इस रूप में आगे चलकर हम जो मूल विशेषता मैंने आपको बताई, नगरीकरण का पतन देखते हैं। ठीक है, तो एक मत यह भी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि आप अगर मान लीजिए निष्कर्ष लिखने जा रहे हैं, क्योंकि मत तो बहुत सारे हैं और फाइनल तो कहा नहीं जा सकता कि कौन सा है निष्कर्ष, तो आप जो है किसी एक कारक की बात करेंगे क्या, क्वेश्चन यहाँ पे है। तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे? तो देखिए, निष्कर्ष लिखने से पहले आप दो बातों पे गौर करेंगे। पहली चीज, हमें ये बात समझनी होगी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक बहुत व्यापक क्षेत्र में विद्यमान थी। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत व्यापक क्षेत्र में विद्यमान सभ्यता थी। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखना होगा कि अलग अलग क्षेत्र वहां पे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के स्थल हमें दिखाई दे रहे हैं और विभिन्न स्थलों के पतन के स्वरूप में अंतर है। ठीक है, हो सकता है मोहनजोदड़ो का जो है पतन बाढ़ से हुआ हो सकता है किसी दूसरे क्षेत्र का पतन किसी दूसरे कारक के चलते हुआ हो, ठीक है, आग लगने से हुआ, कुछ भी कारक हो सकता है। तो विविध स्थलों के पतन के स्वरूप में हमें अंतर देखने को मिलता है और विभिन्न स्थलों के पतन की काल अवधि में भी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, यानी पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि पहली चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह अत्यंत व्यापक सभ्यता है। पहली बात क्या है कि हड़प्पा सभ्यता एक अत्यंत व्यापक सभ्यता है। ठीक,
दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे विविध स्थल हैं, विविध स्थल हैं, और विविध स्थलों के चलते सबका एक साथ पतन होना, सबका एक साथ पतन नहीं हुआ, सबका एक साथ पतन नहीं हुआ। अलग अलग स्थलों का, अलग अलग स्थल का पतन जो है वह अलग देखा गया, अलग अलग स्थलों का पतन अलग देखा गया, और इसके कारक भी संभवतः अलग थे। ठीक है, विविध स्थल हैं, सबका एक साथ पतन नहीं हुआ, अलग अलग स्थल हैं, उनका पतन अलग है, सबका कारक अलग है। ठीक है, अब इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि हड़प्पा सभ्यता चूंकि व्यापक क्षेत्र में विद्यमान थी, बलूचिस्तान में थी, राजस्थान में थी, ठीक, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र तक देखी गई, इसलिए इतने विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए अगर स्थल हैं तो उनके पतन के लिए कोई एक कारक आप नहीं बता सकते। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम, कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं। कोई भी आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के चलते हुआ, तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता अत्यंत व्यापक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में जो है बहुत सारे स्थल थे, और उन सभी स्थलों का एक साथ पतन देखने को नहीं मिलता है। अलग अलग स्थल का पतन अलग अलग समय में अलग अलग कारकों के चलते हुआ, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर कोई एक कारक जिम्मेदार था, इसकी बात नहीं कही जा सकती है। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि इतने विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए स्थलों के पतन के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं रहा होगा, अपितु अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग कारण उत्तरदायी रहे होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप ये बताएंगे कि जब हम नगरीकरण की बात करते हैं, जब हम नगरीकरण की बात करते हैं तो हम एक प्रकार के सूक्ष्म संतुलन की बात करते हैं। जब हम नगरीकरण की बात करते हैं तो एक प्रकार के सूक्ष्म संतुलन की बात करते हैं। यह सूक्ष्म संतुलन क्या है? तो वही जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। इसमें जो है भौतिक कारक भी हैं, जैसे कि मान लीजिए व्यापार है, डिमांड है, ठीक है, गैर कृषि क्षेत्र में विद्यमान लोगों की जो है आवश्यकताएं हैं, उनकी जो है अपनी ज़रूरतें हैं, वो कुछ भौतिक कारक हो सकते हैं। लेकिन साथ में साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इसमें विविध प्रकार के राजनीतिक सामाजिक कारक भी हैं, राजनीतिक सामाजिक कारक भी हैं। लेकिन क्या आप राजनीतिक सामाजिक कारक के बारे में जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक लोग किस प्रकार के थे, उनकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? हमें समझना होगा कि अनेक बार सभ्यताओं के पतन में राजनीतिक सामाजिक कारकों की भी भूमिका होती है। ठीक, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इसकी हमें सूचना नहीं देते। तो अब पहली चीज तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि हड़प्पा सभ्यता की पूरी जानकारी तो हमें प्राप्त ही नहीं है। जब भी पतन की बात की जाती है तो हम भौतिक कारकों की तरफ जाते हैं, और जब भौतिक कारकों की तरफ जाते हैं तो हमें सभ्यता का पतन दिखाई देता है, लेकिन उसमें राजनीतिक सामाजिक कारकों की सूचना नहीं मिलती। तो ऐसा भी तो हुआ होगा ना, हो सकता है कि प्रशासन में कोई बदलाव हो गया हो, शासक वर्ग में कोई बदलाव हो गया हो, उनकी कोई विचारधारा में बदलाव हो गया हो। ठीक, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता में एक साथ पतन दिखाई देगा, सबका कारण एक होगा? हमें वास्तव में स्वीकार करना होगा कि यह एक अत्यंत व्यापक सभ्यता थी, इसमें विविध प्रकार के स्थल विद्यमान थे, सबका एक साथ पतन नहीं हुआ, अलग अलग स्थल दिखाई दे रहे हैं, उनका पतन अलग अलग काल में दिखाई दे रहा है, सबके कारक अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इतनी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं रहा होगा, अपितु अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग कारक उत्तरदायी रहे होंगे। ठीक, इसके अलावा नगरीकरण के विकास में भौतिक कारकों के साथ ही राजनीतिक और सामाजिक कारक की भी भूमिका होती है, इसलिए राजनीतिक और सामाजिक कारक को भी हमें ध्यान रखना होगा, जिसमें शासक वर्ग, उसकी विचारधारा, सामाजिक असंतुलन आदि भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं नगरीकरण के पतन आदि में। किंतु साहित्यिक साक्ष्य जो हैं हमें प्राप्त इस संदर्भ में जो होते हैं उसको हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम पूर्ण रूप से इस बात को नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको अपने उत्तर को लिखना है। ठीक है, अब देखिए, इससे संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप लिखने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन जो है हम आपको देंगे, उन क्वेश्चंस को आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, हम उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में, हड़प्पा सभ्यता के
पतन के संदर्भ में, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में आप, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में आप आर्य आक्रमण, आप आर्य आक्रमण की अवधारणा से, आर्य आक्रमण की अवधारणा से कहाँ तक सहमत हैं? आर्य आक्रमण की अवधारणा से कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कशन किया उसको आप एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा और फिर उसके बाद इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो है वह भी यूपीएससी में पूछा गया है। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने पूछा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिकीय, हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण हुआ, पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिकीय निम्नीय कारण के हुआ। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले मैं क्वेश्चन पूरा कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन शुरुआत में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण हुआ, ना कि, ठीक है, ऊपर से ही रिलेटेड है थोड़ा सा, ना कि बाह्य आक्रमण के कारण, ना कि बाह्य आक्रमण के कारण। हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण हुआ, ना कि बाह्य आक्रमण के कारण, ना कि बाह्य आक्रमण के कारण। विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए का मतलब क्या हुआ, डिस्कस कीजिए, विवेचना कीजिए का मतलब क्या हो गया, डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर जो है जितनी भी हमने अवधारणाएं आपके साथ डिस्कस की उसको आप जो है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और इन दोनों क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा विज्ञान और तकनीकी विकास के संदर्भ में जो क्वेश्चंस हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं उसे भी आप जो है पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, पिछला जो क्लास है उसको देखिएगा और उसके बाद आप इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो होपफुली आज का जो क्लास है वह आपके लिए लाभकारी रहा होगा। पतन पे जो है आप मान के चलिए, उद्गम और पतन हमेशा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं और आपसे लगातार जो है इस पे प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास जो है आप अच्छे से देखेंगे और इन क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।